Now next important concept or topic is allotropes. Allotropes of carbon. See, कार्बन के allotropes दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज some in the form of crystalline solid and some in amorphous. आपको पता होगा क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड होते क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आप देखेंगे, कोई एक यूनिट सेल्स आपको रिपीट होती हुई दिखेगी उसे अरेंजमेंट में। बट एमॉर्फस में क्या होगा, आपको जो अरेंजमेंट होगा वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑर्डर ना होकर लिमिटेड तक ऑर्डर रहेगा, आप कह सकते हैं रैंडम या फिर अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टलाइन कार्बन्स की एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कोक, चारकोल, कोल और कार्बन लंप ब्लैक। इन तीनों को दैट इज क्रिस्टलाइन को याद करना तो बहुत आसान होता है, एज आप इसको छोटे क्लास से भी पढ़ते आए हैं एंड बहुत सारे चैप्टर्स में इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बात आती है ये अमॉर्फस, ये जो कोक है, चारकोल है एंड कार्बन ब्लैक है, ये बनता कैसे है, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। एनसीईआरटी के एक छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है दैट ये जो कोक, चारकोल एंड कार्बन ब्लैक है, ये एक्चुअल में होते हैं व्हाट, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरेंस और फुलरेंस। आपकी किसके फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलरेंस ही क्या है, कोक, चारकोल एंड कार्बन ब्लैक। अब बात आती है बनते कैसे हैं। अगर कोल को तो आपको पता है कि जो आपके ट्रीज होते हैं जब बरी हो जाते हैं बहुत सारे ईयर्स के बाद, मिलियंस ईयर के बाद, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। बट अब बात आती है कोक कैसे फॉर्म होता है। कोक एंड चारकोल, ये कोक एंड चारकोल लिमिटेड सप्लाई सॉरी अब्सेंस ऑफ एयर में बनते हैं। जब चारकोल कब बनता है, जब वुड को हीट किया जाए हाई टेम्परेचर पे और एयर के अब्सेंस पे। चारकोल, वेट, चारकोल क्या है, जब वुड को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर और एयर के अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में, देन वही वुड आपका चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कोक के लिए क्या होता है, जब कोल को आप हीट करते हैं, दैट इज सॉरी एरो इस साइड होना चाहिए, कोल को आप हीट करते हैं एयर के अब्सेंस में, तब वही कोल आपका कोक में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बात आता है कार्बन ब्लैक किससे बनता है, तो कार्बन ब्लैक एक फॉर्म ही है आप कह सकते हैं किसका, जब हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में या फिर लिमिटेड एयर में, तब वही आपका हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन ब्लैक में। तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये कि ये कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक सारे के सारे इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलरेंस हैं। सेकेंड, आपका कोक जो है, कोल को अगर आप बर्न करते हैं, हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, तब वही आपका कोक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप वुड को हीट करते हैं, बर्न करते हैं एयर के एब्सेंस में, तो वही आपका चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हाइड्रोकार्बन को अगर आप लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, तो वही आपका कार्बन ब्लैक फॉर्म करता है। और कोल तो आपको पता ही होगा, जब वुड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में डिपॉजिट रहते हैं, बरी रहते हैं सेडिमेंट आपके सॉइल के अंदर, देन वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। बात करते हैं डायमंड, ये हार्डेस्ट मटेरियल नोन है। ग्रेफाइट आपको पता है कि नॉन मेटल या फिर कार्बन होते हुए भी क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड और फुलरेंस कंडक्ट नहीं करते हैं, बट ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, क्योंकि आप देखेंगे कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, बट इसके 3 ही वैलेंसीज क्या करती हैं, बॉन्ड बनाती हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहता है एंड वो लेयर्स के बीच में मूव करता है, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। डायमंड एंड ग्रेफाइट में कंपैरिजन दिया हुआ है।
फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक एक को, डायमंड को, देन ग्रेफाइट को, देन कंपेयर करते हैं, बिकॉज मैच द फॉलोइंग टाइप में जब आता है तो उस टाइम में थोड़े कंपेरिजन आप किए रहेंगे तो इन दैट वे यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके, डायमंड। डायमंड में आप देखिए कार्बन के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, आपको पता होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स ने 4 बॉन्ड बना लिए, मीन्स यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का फ्री नहीं है इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कंडक्ट करने के लिए। इसलिए डायमंड क्या है, नॉन नॉन कंडक्टर होता है, इंसुलेटर है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम। वही मैंने आपको दिखाया कि एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों के चारों बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख कर ही बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इंसुलेटर ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इंटरनल इलेक्ट्रॉन तो है ही, आपको पता होगा जो इनर मोस्ट वाले या फिर इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो मूव तो करते नहीं है, वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहते हैं। मूव तो वही कर सकते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, दैट्स व्हाई डायमंड इज इंसुलेटर। हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड एंड 3D स्ट्रक्चर। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल नोन है, क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे प्रेजेंट है, कोई भी पाई नहीं है। एंड वन इज दैट 3D स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है जेंट स्ट्रक्चर, ये इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है डायमंड को, इसीलिए डायमंड को हार्डेस्ट मटेरियल नोन है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो हाँ, डायमंड की डेंसिटी 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वैल्यू नहीं याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट से ज्यादा डेंसिटी होती है आपके डायमंड की। नाउ कुछ और पॉइंट्स हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट जेंट मॉलिक्यूल, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि हार्ड है। जेंट मॉलिक्यूल, जेंट स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.54 होता है। बॉन्ड लेंथ याद रख लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। बॉन्ड लेंथ इसलिए बोल रहे हैं याद कर लो क्योंकि सारे बॉन्ड लेंथ नहीं याद करने हैं, जहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। एंड ये बॉन्ड लेंथ यही है, आप देख सकते हैं जो बॉन्ड लेंथ है ये सारे के सारे क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करें, फर्स्ट स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे एक कार्बन एटम, पॉइंट करिए, एक कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम में ये 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, एंड ये नेक्स्ट आपका कार्बन है, ये भी नेक्स्ट 3 कार्बन से अटैच्ड है। दैट मीन्स एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि लोकलाइज्ड होगा इस स्ट्रक्चर में एंड हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करता है एंड यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब बॉन्ड लेंथ से रिलेट करिए। डायग्राम में आपको दो वैल्यूज दी हैं लेंथ से रिलेटेड। कार्बन कार्बन एक लेयर है, ये पूरा का पूरा एक लेयर है, ग्रेफाइट का ही एक लेयर है एंड ये नेक्स्ट लेयर है। ग्रेफाइट का जो अरेंजमेंट होता है वो लेयर्ड अरेंजमेंट होता है, एक लेयर देन उसके नीचे सेकेंड लेयर। तो एक लेयर में कार्बन कार्बन जो अटैच्ड होते हैं उसका बॉन्ड लेंथ होता है 141.5 पिकोमीटर। नाउ अगर दो एडजेसेंट लेयर के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए तो वो डिस्टेंस होती है 340 पिकोमीटर। इसीलिए हम ग्रेफाइट को इजीली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये जो लेंथ है ये बहुत बड़ा है, तो इस लेंथ से इजीली ग्रेफाइट क्या होता है, टूट जाता है। एंड नाउ आप पॉइंट्स को पढ़िए। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द 3 अदर कार्बन एटम्स, आपने देखा एक कार्बन एटम एडजेसेंट 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक नेक्स्ट वेट एक आपको बॉन्ड दिख रहा है, दो बॉन्ड दिख रहा है, तीन बॉन्ड दिख रहा है एंड एक सिंगल पेयर है जो लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस करेगा यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर में। रेजोनेंस आपको ये पता होगा, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम
हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे एंड यही 3 बॉन्ड को ओनली हम काउंट करेंगे। इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नाउ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हेक्सागोन का फॉर्मेशन हुआ है एंड ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट आपका कंडक्टर है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है that's soft due to the presence of the weak van der Waals forces between two layers। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है क्यों? क्योंकि जो इन दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो बॉन्ड है ये बना है, ये बहुत ही बड़ा है बॉन्ड लेंथ। एंड ये बॉन्ड लेंथ के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? वीक वंडरवॉल फोर्स। दैट्स वाई इस लेयर से ये इजिली ब्रेक हो जाता है एंड ये सॉफ्ट होता है। डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी होती है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की वैल्यू मैं फिर बोल रही हूँ, याद करने की नीड नहीं है, बस याद रखें कि डेंसिटी ऑफ द डायमंड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रेफाइट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? ग्रेफाइट का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीक वंडर वॉल फोर्सेज हैं तो इजिली ब्रेक हो सकते हैं। एंड बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.41 एंगस्ट्रॉम। अब बात आती है, आपको कभी कभी बॉन्ड लेंथ से कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसका बॉन्ड लेंथ कम है एंड इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है डायमंड का तो इसलिए वीक होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। बॉन्ड लेंथ से ही सिर्फ नहीं, ये ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि जेंट स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे कोई ऐसा ये एडजेसेंट लेयर अटैच नहीं है जो कि वीक वंडर वॉल फोर्सेस से अट्रैक्टेड हो। दैट्स वाई जो ग्रेफाइट है वो वीक होता है या फिर सॉफ्ट होता है एंड आपका जो डायमंड है वो हार्डेस्ट मटेरियल है। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब इन्हें हम कंपेरेटिव वे में पढ़ते हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। आपने क्या देखा, डायमंड में जो एक कार्बन है वो 4 एडजेसेंट कार्बन से बॉन्डेड है, बट वही ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 एडजेसेंट कार्बन से बॉन्डेड है। हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का। ग्रेफाइट के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और ग्रेफाइट sp2 है तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि डायमंड आपका इंसुलेटर होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, बट ग्रेफाइट आपका कंडक्टर है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं डीलोकलाइज्ड या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हार्ड होता है डायमंड आपका क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और 3D स्ट्रक्चर जेंट मॉलिक्यूल है, बट आपके ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वीक वंडरवॉल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स। Density of the graphite is more than that of the density of diamond is more than that of the graphite। मेल्टिंग पॉइंट भी डायमंड का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होता है डायमंड का ग्रेफाइट से। यही एक पॉइंट है जिसमें कंफ्यूजन होता है, दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ द डायमंड इज मोर देन दैट ऑफ द ग्रेफाइट। नाउ कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज दैट थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है डायमंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने बॉन्ड लेंथ वाले को याद रखा है इसको भी याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इज नोन एज एक्वाडेक। और जो अगर ग्रेफाइट का एक्वस सोल्यूशन आप प्रिपेयर करते हैं तो उस एक्वस सोल्यूशन को एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज एक्वाडेक। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेफाइट इज आल्सो नोन एज द प्लम्बागो यूज्ड इन लेड पेंसिल। ग्रेफाइट को प्लम्बागो भी कहते हैं और इसे लेड पेंसिल में यूज किया जाता है। एक बार कहीं क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि शायद बहुत ही ओल्ड पीवाईक्यू में क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में कितने परसेंट लेड होता है, तो लेड पेंसिल में 0% लेड होता है, इसमें लेड होता ही नहीं। ग्रेफाइट क्या है, यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी यूज किया जाता है। एंड ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्लिपरी नेचर। क्योंकि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है, इसीलिए इसको ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है कि हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन इज डायमंड, सॉफ्टेस्ट एलोट्रॉप इज लंप ब्लैक, प्यूरेस्ट एलोट्रॉप इज फुलरेंस। हार्डेस्ट एलोट्रॉप कौन है? डायमंड है।
सॉफ्टेस्ट कौन है? लंप ब्लैक है। प्योरेस्ट कौन है? फ्लोरेंस है। फ्लोरेंस में कोई भी डिगलिंग डैगलिंग बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन भी कहते हैं। आपने दो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन तो पढ़ लिया, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। नाउ स्टार्ट द थर्ड वन, दैट इज फुलरेंस। C16 एंड C70 आर द कॉमन फॉर्म ऑफ फुलरेंस। अगर फुलरेंस में पूछा जाए कि कौन से फॉर्म ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो C60 एंड C70 जो कि कॉमन फॉर्म है इस फुलरेंस के। एंड C60 इज आल्सो नोन एज द बकमिस्टर फुलरेंस और बकीबॉल। लोग क्या कहते हैं, फुलरेंस को बकमिस्टर फुलरेंस समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। फुलरेंस में C60 C70 फॉर्म दोनों होते हैं, बट बकमिस्टर फुलरेंस C60 वाले को ही कहते हैं और बकी बॉल भी कहते हैं। बात करते हैं तो फुलरेंस में 32 रिंग्स होते हैं। एक बकी बॉल दैट इज बकमिस्टर फुलरेंस में 32 रिंग्स होते हैं, बट 12 उसमें से पेंटागोनल रिंग होते हैं एंड 20 हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। And each carbon atom bonded with the three other carbon by the sigma and a double bond resonance. sp2 hybridization, aromatic in nature. सिमिलर टू ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेंस में भी एक कार्बन 3 एडजेसेंट कार्बन से अटैच होता है, मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। वो क्या करता है, रेजोनेट करता है, जिसकी वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर देता है उसको। एंड जब यहाँ पे तीन ही से अटैच है और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बकी बॉल है इसको सॉसर बॉल्स भी कहते हैं, दैट मीन्स बकमिस्टर फुलरेंस को सॉसर बॉल भी कहते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द फुलरेंस टॉपिक इज दैट जो आपके पेंटागोनल रिंग्स हैं, ये पेंटागोनल रिंग्स अब सराउंडेड होते हैं वनली एंड वनली हेक्सागोनल रिंग से। एंड ये जो हेक्सागोनल रिंग होते हैं ये मे बी पेंटागोनल रिंग, पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग दोनों से सराउंड हो सकते हैं। मतलब जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बकमिस्टर फुलरेंस का तो वहाँ पे पेंटागोनल रिंग आपको सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोनल रिंग से सराउंड होते हुए दिखेंगी, बट हेक्सागोनल रिंग आपको मे बी पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों से सराउंड होते हुए दिखेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद द, ये तो आपको पढ़ लिया। डैगलिंग बॉन्ड, डैगलिंग बॉन्ड अभी मैंने बताया कि फुलरेंस प्योरेस्ट फॉर्म एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि फुलरेंस में डैगलिंग बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होते हैं। In diamond and graphite, some surface of the carbon have a free valency. These carbon atoms form new bond with the impurities, and these new bond are known as Dagling bond. कार्बन और ग्रेफाइट का अगर आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ फ्री वैलेंसीज होती हैं, वो कुछ इम्प्योरिटीज से न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेती हैं एंड उन्हीं इम्प्योरिटीज से जो बॉन्ड फॉर्म होती है उन्हीं को डैगलिंग बॉन्ड नेम दिया गया है। एंड यही डैगलिंग बॉन्ड आपके फुलरेंस में नहीं होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। बट डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों में ही डैगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। So this is all about the allotropic form of the carbon.